नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज भी हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट 2025 से जो एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज हम लोग हिंदी से हम लोग टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। और इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चंस को लिया गया है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस लिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को लिया गया है। जैसे आपको जो मिलेगा संपूर्ण साहित्य से क्वेश्चन मिलेगा। संपूर्ण साहित्य में क्या आ जाएगा आपका, आदि काल आ जाएगा, भक्ति काल आ जाएगा, रीति काल आ जाएगा, आधुनिक काल आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। प्लस व्याकरण से क्वेश्चन लिया गया है। प्लस जो आपको कहानी पढ़ना है और जो निबंध पढ़ना है वहाँ से क्वेश्चंस लिया गया है। समझिए कि मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन हम देखेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। 1 नंबर कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऑप्शन भी आप देखते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन है। क्वेश्चंस यहाँ पर स्पष्ट है कि जो हिंदी शब्द सागर है इसकी भूमिका जो है, इसका शीर्षक जो है कहाँ से लिखा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका शीर्षक जो लिखा गया है हिंदी साहित्य के विकास से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया है। तो शीर्षक आपका हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, कहे कि हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसकी रचना है। ये रचना जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये रचना है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर कहे कि हिंदी साहित्य का अतीत जो है किसकी रचना है, तो ये जो है विश्वनाथ प्रसाद का है। किसका है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। अगर कहा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इनकी एक रचना है आलोक पर्व रचना के लिए इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1973 ईस्वी में। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता जो हैं नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी एक रचना है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान। अगर कहता है कि कविता के नए प्रतिमान के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार जो है भट्ट केदार हैं। कौन है जी, भट्ट केदार हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक जो है परमाल रासो रचना है। परमाल रासो रचना है जिसे हम लोग आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये परमाल रासो रचना किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा जगनिक के द्वारा ये परमाल रासो लिखा गया है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कहे कि रणमल छंद, कहे कि रणमल छंद जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये श्रीधर की रचना है। रणमल छंद किसकी रचना है, श्रीधर की रचना है। कहे कि बीसल देव रासो, क्या कहे कि बीसल देव रासो किसकी रचना है, तो याद रखिएगा बीसल देव रासो जो है नरपति नल की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा कह रहा है पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं। समय का मतलब होता है सर्ग। तो इसमें कितना सर्ग है पृथ्वीराज रासो में, तो याद रखिएगा कि इसमें जो है 69 सर्ग है या 69 समय है। आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है जी, चंद बरदाई हैं। कौन है जी, चंद बरदाई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
और ध्यान रखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो हैं चंद्रबरदाई हैं, लेकिन पूरा करने का काम जो किए हैं इन्हीं के पुत्र जलहण के द्वारा जो है यह रचना पूरा किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना को पूर्ण करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो जलहण, ये चंद्रबरदाई के क्या हैं? पुत्र हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करें कि आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, तो याद रखिएगा आकाश धर्मा गुरु जो है रामानंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है। और आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा है, तो याद रखिएगा द्विवेदी जी बोले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या बोले हैं? आकाश धर्मा गुरु ये बोले हुए हैं। अब अगर कहता है आपसे कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा शंकराचार्य जो हैं अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। यदि आपसे कहता है कि विशिष्टता दैतावाद, क्या कहता है? विशिष्ट दैतावाद के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा इसके प्रवर्तक जो हैं रामानुजाचार्य हैं। कौन है जी? रामानुजाचार्य हैं। अब देखिएगा, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम अगर पूछे कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या है, तो याद रखिएगा विट्ठलनाथ। क्या है? विट्ठलनाथ है। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या है? विट्ठलनाथ है। और विट्ठलनाथ जी जो हैं ये क्या करते हैं कि अष्टछाप की स्थापना करते हैं। कहे कि अष्टछाप की स्थापना कौन करता है, तो विट्ठलनाथ। ये किसके पुत्र हैं, तो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। तो अवधि की प्रारंभिक कृति जो है आपका चंदायन है। क्या है? चंदायन है। और चंदायन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा चंदायन जो है मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। चंदायन किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद की रचना है। अगर आपसे कहता है कि मधुमालती किसकी रचना है, तो याद रखिएगा मधुमालती जो है मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मंझन की रचना है। चित्रावली अगर कहे कि चित्रावली किसकी रचना है, तो याद रखिएगा चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। अगर कहता है कि मृगावती किसकी रचना है, तो याद रखना है मृगावती जो है कुतुबुन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबुन की क्या है? रचना है। इतना चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म होने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर कह रहा है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा से शुकर खेत, यह कथन किस कवि का है? यह कथन जो है किस कवि का है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, यह कथन जो है तुलसीदास का है। किसका है जी? तुलसीदास का है। और तुलसीदास की रचना जो है क्या है? एक रचना है, पूछा जाता है विनय पत्रिका। कहे कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। उसके बाद इनकी एक और रचना है जानकी मंगल। क्या है? जानकी मंगल। पार्वती मंगल इन्हीं की रचना है। रामचरितमानस जो है किसका रचना है, तो तुलसीदास का रचना है। कहे कि गीतावली किसका रचना है, तो तुलसीदास का है। दोहावली कहे किसकी रचना है, तो ये भी क्या है? तुलसीदास की रचना है। अब देखिएगा तुलसीदास की रचना इसमें से फेमस कौन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो विनय पत्रिका है और रामचरितमानस है। अब आपसे कभी कभी कह देता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो याद रखिएगा इसकी भाषा जो है क्या है? अवधी है। और विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो याद रखिएगा यह जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब देखिएगा एक रचना फेमस है, पूछा जाता है कि भक्तमाल जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा भक्तमाल जो है नाभादास की क्या है? रचना है। भक्तमाल के अतिरिक्त इनका एक और रचना है अष्टयाम। कहे कि भक्तमाल और अष्टयाम किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। कहे कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, कहे कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 कह रहा है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो है नंददास हैं। कौन है जी? नंददास हैं। और ध्यान रखिएगा रसखान के बारे में आप ध्यान रखिएगा,
अगर आपसे कहता है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, कहता है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो याद रखिएगा प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो रास पंचाध्यायी है, ये जो है रोला और छंद में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? रोला और छंद में लिखा गया है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आप देख रहे होंगे कृष्णदास, नंददास और परमदास, ये अष्टछाप के कवियों में क्या है? शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर कह रहा है काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं भिखारी दास है। कौन है जी? भिखारी दास हैं। अब ध्यान रखिए काव्य निर्णय के अतिरिक्त जो है ये एक रचना लिखे हुए हैं श्रृंगार निर्णय। कहे कि श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? तो ये भी क्या है? भिखारी दास का ही क्या है? रचना है। अब देखिएगा घानानंद को हम लोग क्या बोलते हैं? घानानंद को हम लोग बोलते हैं प्रेम का पीर कवि। घानानंद को क्या बोलते हैं? प्रेम का पीर कवि बोलते हैं। और इनका संबंध जो है रीतिकाल से है। बिहारी भी रीतिकाल के क्या हैं? कवि हैं। ये गागर में सागर भरने का क्या करते हैं? काम करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है आप पढ़े होंगे, ये हरिश्चंद्र को आप जानते होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये क्या है? पंक्ति है। अब देख लीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का कुछ नाटक है, जैसे हम लोग बोलते हैं अंधेर नगरी है। क्या है? अंधेर नगरी है। भारत दुर्दशा है, इन्हीं का नाटक है। अब प्रताप नारायण मिश्र के बारे में देख लीजिए। ये जो हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक बनते हैं। कहे कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। अगर कहता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा हिंदी प्रदीप के हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन सा नहीं है? देखिए पंचवटी है, सिद्धराज भी है, नहुस है, लेकिन पथिक जो है मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। ये किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का है। किसका है? राम नरेश त्रिपाठी की ये क्या है? रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त की हम लोग थोड़ा सा रचना हम लोग देख लेते हैं। साकेत इन्हीं की रचना है। साकेत की बात कहे कि यशोधरा किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त का ही रचना है। कहे कि भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त का ही रचना है। अब जो है आप देखें तो ये पथिक जो है खंड काव्य है, किसका है पथिक? तो राम नरेश त्रिपाठी का है। पथिक के अलावा जो है इनका जो है स्वप्न भी है और मिलन है। इतना याद रखिएगा, पथिक, स्वप्न और मिलन किसकी रचना है? तो राम नरेश त्रिपाठी की क्या है? रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? मतलब कहाँ से लिया गया है राम की शक्ति पूजा? तो राम की शक्ति पूजा जो लिया गया है अनामिका से लिया गया है। अनामिका से लिया गया है। तो ये देख लीजिए गीतिका है, परिमल है, अनामिका है। ये रचना जो है किसका है? ये सब रचना जो देख रहे हैं ये रचना जो है निराला जी की है। किसका है जी? निराला जी की है। और निराला का पूरा नाम होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपसे कहता है कि निराला की प्रथम काव्य संग्रह कौन है? तो प्रथम काव्य संग्रह जो है यही है। ये क्या है? प्रथम काव्य संग्रह है। अनामिका जो है निराला की प्रथम क्या है? काव्य संग्रह है। अगर कहता है कि पहली कविता निराला की क्या है? पहली कविता कहता है तो याद रखिएगा जूही की कली जो है निराला की क्या है? पहली कविता है। आई होप आप समझ चुके हैं। और इसकी रचना जो होती है 1916 में होती है। बहुत बार पूछा हुआ है कि जूही की कली किसकी रचना है या पहली कविता कौन सी है? तो जूही की कली। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 13 नंबर देख लीजिए। 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? नागार्जुन का नहीं है। तो देख लीजिए युग की गंगा। युग की गंगा जो है ये किसका है? युग की गंगा जो है नागार्जुन की
नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देख लीजिए युग धारा किसका है, नागार्जुन का है। प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन का है। तुमने कहा था ये भी क्या है, नागार्जुन की है। लेकिन ध्यान दीजिएगा युग की गंगा जो है ये नागार्जुन की नहीं है, ये है जो केदारनाथ अग्रवाल का है। किसका है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा। अब देखिएगा नागार्जुन को जो है हम लोग जन कवि भी कहते हैं, जन कवि भी कहा जाता है। कहे कि इनका मूल नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनका मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। क्या है, वैद्यनाथ मिश्र है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 14 कह रहा है किन कवियों को राहो के अन्वेषी कहा गया है। राहो के अन्वेषी जो है किन कवियों को कहा गया है, तो ध्यान दीजिएगा तार सप्तक के कवियों को क्या बोला गया है, राहो का अन्वेषी कवि बोला गया है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। प्रगतिवादी से किसका संबंध है, तो प्रगतिवादी से याद रखिएगा नागार्जुन का क्या है, संबंध है। प्रगतिवादी कवि का है कि कौन है, तो नागार्जुन आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। 15 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है जी, लल्लू लाल जी हैं। क्या है, लल्लू लाल जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहे आपसे जो है कि प्रेम सागर, क्या कहे कि प्रेम सागर जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। अगर कहता है आपसे कि नासिकेतोपाख्यान, क्या कहता है कि नासिकेतोपाख्यान, कहता है कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये सदल मिश्र की क्या है, रचना है। इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर देखिए। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा क्या है, नाटक है। इसके रचनाकार का क्या करना है, आपको नाम बताना है। तो ध्यान दीजिएगा इसके रचनाकार का नाम जो है गोपाल राम गहमरी है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा भारतेंदु जी का कुछ यहाँ पर नाटक हम आपको बता देते हैं। जैसे भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, रत्नावली है, भारत जननी है। ये भारतेंदु जी की क्या है, कुछ नाटक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि कवि वचन सुधा, क्या है, कवि वचन सुधा, ये किसकी पत्रिका है, तो याद रखिएगा ये भारतेंदु जी की ही क्या है, पत्रिका है। अगर आपसे कहा जाए कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम जो है, अंतिम नाटक कौन सा है, तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी जो है इनका अंतिम नाटक है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त इन्हीं का नाटक है, स्कंदगुप्त इन्हीं का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का ही है, अजात शत्रु भी जयशंकर प्रसाद का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके प्रवर्तक जो हैं आपके देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है, देवकी नंदन खत्री। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। तो बाजारे हुस्न के नाम से एक ही उपन्यास लिखा गया है, कौन है, सेवा सदन है। क्या है, सेवा सदन है। अब देख लीजिए प्रेमचंद्र जी का कुछ यहाँ पर उपन्यास दिया हुआ है, जैसे प्रेमा आश्रम है, कायाकल्प है, रंगभूमि है। ये सब किसका है, प्रेमचंद्र जी का ही उपन्यास है। अब बताइएगा कि गोदान के रचनाकार कौन है। गोदान के रचनाकार कौन है या प्रेमा के रचनाकार कौन है अगर पूछा जाए तो इसकी रचना करने वाले भी कौन है जी, प्रेमचंद्र ही हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर। 19 कह रहा है कि निष्कवच उपन्यास की लेखिका है। लेखिका बताना है, तो इसकी लेखिका कौन हो जाएगी, राजी सेठ हो जाएगी। कौन हो जाएगी जी, राजी सेठ हो जाएगी। अब कहे कि सूर्यबाला की रचना पूछता है सुबह के इंतजार तक, कहता है कि सुबह के इंतजार तक किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सूर्यबाला की रचना क्या है, सुबह से इंतजार तक सूर्यबाला की ये प्रमुख रचना है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। 20 नंबर कह रहा है कि नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है। नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती ये किसका कहानी संग्रह है, तो ये जो है अनिल यादव का है। किसका है, अनिल यादव का है।
अब ध्यान दीजिएगा, तद्भव पत्रिका के संपादक पूछा जाए कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है, तो याद रखिएगा अखिलेश हैं। कौन है जी? अखिलेश हैं। और ये तद्भव पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा ये तद्भव पत्रिका जो है लखनऊ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लखनऊ से निकलती है। अगर कहा जाए कि प्रगतिशील लेखक संघ, क्या बोला जाए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर होती है, तो लखनऊ में ही होती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि रचना है विधा की दृष्टि से बुलगा से गंगा है, यानी कि बुलगा से गंगा क्या है? रचना है। तो इसकी क्या करना है? आपको विधा बताना है। तो इसकी विधा जो हो जाएगा ये जो है क्या है? कहानी है। क्या है जी? कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि वोल्गा से गंगा जो है किसका लिखा गया है, तो ये है राहुल संकृत्यान के द्वारा क्या है? लिखा गया है, वोल्गा से गंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है, तो ये जो है उषा प्रियंवदा का है। किसका है? उषा प्रियंवदा का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार कौन है? संपत्ति शास्त्र के क्या कहा है? रचनाकार कहा है। तो ये जो हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहे कि भूले बिसरे चित्र जो है किसकी रचना है, तो भगवती चरण वर्मा की है। अगर कहता है कि त्यागपत्र किसकी रचना है, तो जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अगर कहता है कि किस रचना पर जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो याद रखिएगा परख रचना पर जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? इसके निबंधकार जो हैं कुबेरनाथ राय हैं। कौन है जी? कुबेरनाथ राय हैं। अब देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी एक रचना किए हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है बड़ा है। 25 देख लीजिए। कह रहा है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तजोद्दीप न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख खगातार और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन जो है किसका है? लंबा चौड़ा कथन जो होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कहा गया है। अगर आपसे कहा जाए कि चिंतामणि, क्या कहा जाए कि चिंतामणि जो है ये किसका निबंध है, तो याद रखिएगा चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? निबंध है। अगर आपसे कहा जाता है कि ये 11 वर्ष का समय ये जो कहानी है ये किसकी कहानी है, तो ये भी जो है रामचंद्र शुक्ल की ही क्या है? कहानी है। इनका एक ग्रंथ भी ये लिखे हुए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या लिखे हुए हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास का है कि ये किसकी रचना है, तो ये भी जो है रामचंद्र शुक्ल का ही है। 1929 में ये लिखा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। 26 नंबर कह रहा है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? यह कथन जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम अभी तुरंत बताए थे कि नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किस रचना पर मिला हुआ है, तो याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा ये अमृतलाल नागर से क्या है? संबंधित है। किससे है? अमृतलाल नागर से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा अगर कहा जाए निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य
साधना, ये किसकी रचना है? तो ये जो है रामविलास शर्मा की रचना है। किसकी है? तो रामविलास शर्मा की। याद रखिए, निराला की साहित्य साधना किसकी है? रामविलास शर्मा की रचना है। और कहता है कि त्याग पत्र जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये ज्ञानेंद्र कुमार की रचना है। और कहता है कि झूठा सच जो है किसकी रचना है? झूठा सच, तो याद रखिएगा ये यशपाल की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 28। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? ये रचनाकार जो है रामविलास शर्मा है, जो निराला के जीवन पर 3 खंडों में ये जीवनी लिखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। कह रहा है कि वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? यानी कि आपको बताना है कि वे दिन वे लोग के लेखक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है शिवपूजन सहाय हैं। कौन है जी? शिवपूजन सहाय हैं। और ध्यान रखिए कि वे दिन वे लोग जो है संस्मरण है। क्या है जी? संस्मरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन देखने से पहले आप ध्यान रखिएगा शिवपूजन सहाय का एक उपन्यास है, बहुत फेमस है, देहाती दुनिया। कहे कि देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? तो शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। और शिवपूजन सहाय का की फेमस पात्र कौन है जी? शिवपूजन सहाय का एक कहानी का नाम याद रखिएगा, इनका है कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट इनका क्या है? कहानी है। तो इतना क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण सबसे पहले आप देख लीजिए कौन कौन है। अनुमोदन का अंत इन्हीं का है। किसका है? महावीर प्रसाद का है। सभा की सभ्यता है, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर है, ये सब किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये जो है आप देख रहे होंगे इधर उधर की बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, ये जो हैं कहे कि आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बोले हुए हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल को बोले हुए हैं बिजवप्पन काल। क्या बोले हैं? बिजवप्पन काल बोले हुए हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं। तो बोलती प्रतिमा जो है क्या है? आपका रेखाचित्र है। इसके रचनाकार जो है कौन है? श्री राम शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें पदम सिंह आए हैं, तो पदम सिंह का एक रचना है पद पराग। क्या है? पद पराग। और एक और रचना है प्रबंध मंजरी। प्रबंध मंजरी। कहे कि प्रबंध मंजरी और पदम पराग किसकी रचना है? तो पदम सिंह शर्मा की रचना है। अब देखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी से पूछता है, कहता है कि माटी की मूर्तें जो है किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। कहे कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। 32 कह रहा है निम्न में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? कौन सा जो है सात्विक अनुभाव नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा विषाद जो है सात्विक अनुभाव नहीं है। और कभी कभी पूछ लेता है कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा सात्विक अनुभाव की संख्या जो होती है 8 होती है। कितनी? 8 होती है। यानी सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? इतना लंबा चौड़ा परिभाषा ये दिए हैं आचार्य श्याम सुंदर दास। आचार्य श्याम सुंदर दास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। वाक्य रसात्मक काव्यम ये बोले हुए हैं वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ जी का है। वाक्य रसात्मक काव्यम याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है। रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा विषयानंद भाव जो है रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है।
कभी कभी तो आपसे पूछ देता है कि रस के कितने अव्यय होते हैं, चाहे कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अव्यय होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगर कहा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। और कहा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा संचारी भाव की संख्या 33 है। रस के कितने अंग है, तो रस के 4 अंग है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 35 नंबर देख लीजिए। 35 कह रहा है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो द्रुत विलंबित छंद में क्या होता है, इसमें जो होता है 1 नगन होता है, 2 भगन होता है और 1 रगण होता है। और द्रुत विलंबित में क्या होता है, 12 वर्ण होता है। क्या होता है, 12 वर्ण होता है। और ये जो है कैसा छंद है जी, ये वर्णिक छंद है। याद रखिएगा ये वर्णिक छंद है। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1 नगन, 2 भगन, 1 रगण, और इसमें 12 वर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है छंद से क्वेश्चन है, तो छंद का दूसरा नाम आप याद रखिएगा, छंद का दूसरा नाम जो होता है पिंगल होता है। और छंद शास्त्र के प्रणेता कहा जाए कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो छंद शास्त्र के प्रणेता आपके पिंगल ही हैं। और कहा जाए कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था, किस वेद में, तो ऋग वेद में छंद का सबसे पहले क्या होता है, उल्लेख होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। 36 कह रहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो है आप गिनिएगा, मात्राओं को गिनिएगा, तो इसमें जो होगा आपको 16 मात्रा मिलेगा। तो 16 मात्रा वाला जो होता है आपका चौपाई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा चौपाई जो है कैसा छंद है, तो चौपाई जो है आपका सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है, याद रखिएगा। चलिए अगले देखते हैं हम लोग। 37 नंबर देख लीजिए। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है, सहृदय की अवधारणा जो है किस संप्रदाय से संबंध है, तो ये जो है आपका रस संप्रदाय से क्या है, संबंध है। और रस का वर्णन जो है भरत मुनि के किस ग्रंथ में मिलता है, तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें, नाट्य शास्त्र में मिलता है। और भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितना होता है, 8 होता है। अगर कहे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 38 नंबर कह रहा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है क वर्ण है, यहाँ पर भी क वर्ण है। तो क की क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है, दोहराया जा रहा है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है जी, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यमक अलंकार में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्द होगा, 2 या 2 से अधिक शब्द होगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वही यमक अलंकार का उदाहरण होता है। सलेश अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है, चिपकना। इसमें एक शब्द दिया रहता है और उसका अर्थ जो होता है क्या होता है, अनेक होता है। मतलब 2 अर्थ हो सकता है, 3 अर्थ हो सकता है, तो सलेश अलंकार में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 कह रहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति में जो है आपका सलेश अलंकार है। क्या है, सलेश अलंकार है, क्योंकि जो है पानी का यहाँ पर 3 अर्थ बताया गया है। एक मोती से लगाया गया है, एक मानुष से और एक चून से लगाया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। कह रहा है कि जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार होता है। कह रहा है कि जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार होता है। तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा ही दे दिया है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानेंगे कैसे, याद रखेंगे किसी भी वाक्य में मानो, मनु, जानो, जनु, जनहु दिया रहता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और जहाँ पर वाक्य को पढ़ने पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो भ्रांतिमान हो जाता है। जहाँ पर संदेह बना रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 41 देख लीजिए। 41 कह रहा है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। देखिएगा वह फिर प्रथम आया, तो आपको बताना है कि वह जो है किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो वह जो है आपका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वह कहे चाहे यह कहे चाहे ये कहे चाहे वे कहे, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और याद रखिएगा सर्वनाम के जो होता है 6 भेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 42 नंबर कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इसमें मदन मोहन मालवीय जो थे हिंदी साहित्य सम्मेलन की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 43 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो अज्ञे जी को मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार, किस रचना पर। इनका रचना है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा कृष्णा सोबती को भी क्या मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया है। अमृता प्रीतम को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन जो है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है। तो यही ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिएगा मैथिली शरण का एक रचना है भारत भारती, क्या है, भारत भारती रचना है। भारत भारती रचना पर इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो राष्ट्र कवि का क्या मिला हुआ है, पुरस्कार मिला हुआ है। और कहता है कि भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती पर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो राष्ट्र कवि का पुरस्कार मिला हुआ है। सबसे पहले जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो तमस रचना जो है किसकी है, तो ये भीष्म साहनी की है। इस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है। यहाँ पर क्या है, भाषा है। तो भाषा का जो उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में किया गया है। और कहे कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। 46 नंबर निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम जो इसमें है कौन जो है क्या है, सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखना है आपको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग में है। तो देखिएगा तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है तो सही है। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी सही है। कॉमन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यही सही है। कुछ जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो याद रखिएगा ये जो है अनिश्चयवाचक है। कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और सर्वनाम का कितना भेद होता है, तो याद रखिएगा 6 भेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 48 निम्न में संधि का कौन सा युग्म गलत है, गलत वाला बताना है। तो देखिएगा अनुदित का यहाँ पर दिया है अनुधन उदित सही है। अवनिंद्र का दिया है अवनिधन इंद्र, ये भी क्या है, सही है। भूदार का दिया है भूधन उद्दार, ये भी क्या है, सही है। लेकिन ये वाला गलत है श्रद्धानंद का, इसको होना चाहिए श्रद्धा धन आनंद होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। श्रद्धा धन आनंद ऐसे होना चाहिए, तो ये गलत था। तो गलत वाला ही आंसर सही होता ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी शब्द में क्या दिया रहा है, बड़ी मात्रा दिया रहा है, क्या दिया रहा है, बड़ी मात्रा दिया रहे, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, तो दीर्घ संधि होती है। कहे कि अनुदित में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि। बड़ी मात्रा का मतलब क्या हुआ कि आ की मात्रा हो गया, बड़ी की मात्रा हो गया और बड़ा ऊ का मात्रा हो गया। तो देखिए इसमें जो है बड़ा ऊ का मात्रा यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें दीर्घ संधि है। इसमें बड़ी का मात्रा है, इसमें भी दीर्घ संधि है। इसमें आ की मात्रा है, तो ये इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। इसमें जो है बड़ा ऊ का है, तो इसमें भी दीर्घ संधि है। यानी कि अनुदित अवनिंद्र श्रद्धानंद और बुद्धार में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है नवोन्मेष का संधि विच्छेद कौन सा है। नवोन्मेष करना है तो होता है नौ धन उन्मेष। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। और कहे कि इसमें कौन सी संधि है, तो ध्यान रखिएगा इसमें व में क्या आ रहा है, अ आ रहा है प्लस यहाँ उ, तो अ और उ के मिलने से क्या बनता है, ओ। जब भी ओ की मात्रा आ जाए तो समझिए कि वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगा। नवोन्मेष में गुण स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 50 नंबर अतिव्यक्ति शब्द में संधि है। तो आपको हम बताए थे कि य और व के पहले अगर आधा अक्षर मिलता है तो उसमें जो होगा यण संधि हो जाएगा। देखिए तो य के पहले आधा त है तो इसमें यण संधि हो जाएगा। अगर आप मेरा संधि वाला वीडियो देखे होंगे तो कहीं पर भी डाउट नहीं होगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 51 नंबर कह रहा है कि यथोचित किस समास का उदाहरण है। तो इसको तोड़ेंगे तो बनेगा यथाधन उचित। तो यथाधन क्या बनेगा, उचित। तो हम बताए थे कि आपको पहले अगर उपसर्ग मिल जाता है तो उसमें अव्ययीभाव समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है, गिनती वाला शब्द पहले ही मिल जाता है, जैसे त्रिनेत्र हो गया, त्रिभुज हो गया। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 52। निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है। तो यथाविधि में भी यथा क्या है, उपसर्ग है, अब अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आप बताइएगा कि समास के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा समास के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 53 नंबर कह रहा है कि घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है। तो ये जो बना हुआ है घोड़ा प्लस दौड़ से बना है घुड़दौड़। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा बहुव्रीहि समास में जो होता है इसमें जो होता है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है। आप याद रखिए कोई भी पद जो होगा प्रधान नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। 54 कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते, दोनों पद प्रधान हो जाएगा तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 55। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। यानी कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा व्याधि में क्या किया गया है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा इसमें वी उपसर्ग है। कौन सा, वी उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 56 नंबर कि बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है बड़ी ई का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर कह रहा है कि करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप ध्यान रखिए कि प्रत्यय जो होता है शब्दों के अंत में लगता है। कहाँ लगता है, अंत में लगता है। इसको तोड़ने पर क्या होगा, करुण धन मय, करुण धन क्या होगा, मय। तो इसमें मय जो होगा क्या होगा, प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 58। कह रहा है छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है। तो छलिया में जो है या प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 59। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा या निम्नलिखित में से किसके प्रवाची शब्द हैं। तो ये जो हैं आप देख रहे होंगे ये कामदेव के क्या हैं, प्रवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कापड़ा शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। तो कापड़ा का प्रवाची शब्द जो है वसन है, चीर है, पट है, धरित्री नहीं है। धरित्री का मतलब होता है धरती, धरती पृथ्वी, ठीक है ना। धरा भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ईला भी इसको बोल सकते हैं। धरती का प्रवाची शब्द ईला भी होता है। तो पूछा था धरती, कापड़ा शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है तो क्या हो जाएगा, धरित्री हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए। 61 नंबर कह रहा है जीवन धन का समानार्थी शब्द। जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार जो होता है इसमें स्वामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का रहेगा तातल सैकत वारी बिंदु सम विद्यापति के इस पद में आए सैकत शब्द का अर्थ क्या होगा। तो आप इनका पद पढ़े होंगे तो सैकत शब्द का अर्थ उसमें बालू बताया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है। तो ये काव्य पंक्ति जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है आदि काल को क्या बोलते हैं? बिजवप्पन काल बोलते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना देख लीजिएगा, साकेत है। क्या है जी? इनका रचना जो है साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है। क्या है? जयद्रथ वध है, भारत भारती है। ये किसका रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 तातल सैकत वारी बिंदु सम विद्यापति के इस पद में आए सैकत शब्द का अर्थ। तो दोहराया हुआ है, सैकत का अर्थ क्या हो जाएगा? बालू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 नागमती वियोग खंड पद्मावत का कौन सा खंड है। तो पद्मावत में ये जो है नागमती वियोग खंड जो है 30वां खंड है। कौन सा खंड है? 30वां खंड है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में कुल कितने पद हैं। तो भ्रमर गीत सार में ये जो है कुल पद ये बताए हुए हैं 400 बताए हुए हैं। और पूछता है कि भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है। तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में कौन आदर्श नारी का पात्र है। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में कौन आदर्श नारी का पात्र है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें गोविंदी जो है आदर्श नारी पात्र की भूमिका निभाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए। 68 नंबर कह रहा है कि मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है। तो चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन जो है अलका का है। किसका है? अलका का है। और चंद्रगुप्त नाटक रचयिता कौन है जी? याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। कौन है जी? जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 चंद्रगुप्त नाटक में कौन अपने आप को सिंधु देश का निवासी बताता है। अपने आप को खुद जो है सिंधु देश का निवासी बताने वाला व्यक्ति जो है मालविका है। कौन है जी? मालविका है। चंद्रगुप्त नाटक में अपने आप को ही कहती है कि मैं सिंधु देश का निवासी हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 70 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पात्र त्यागपत्र उपन्यास का नहीं है। तो त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद भी है, शीला भी है, मृणाल है, लेकिन नवीन जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा ये जैनेन्द्र के द्वारा जो है ये उपन्यास लिखा गया है। और जैनेन्द्र की एक रचना बता दीजिए जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो परख इनकी क्या है? रचना है। इसी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है जैनेन्द्र कुमार को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर देखिएगा। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल अपनी सारी बातें किससे बताया करती है। तो सारी बातें जो है मृणाल जो है प्रमोद से बताया करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर 72 कह रहा है कि छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। आषाढ़ के एक दिन नाटक में यह कथन किसका है। यह कथन जो है विलोम का है। विलोम कहता है कि छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। तो यह कथन जो है किसका है? विलोम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बताइएगा कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ये किसकी रचना है। तो याद रखिएगा मोहन राकेश की रचना है। किसकी है जी? मोहन राकेश की रचना है। अगर आपसे कहा जाए कि मोहन राकेश का एक नाटक उपन्यास क्या है इनका? लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस मोहन राकेश का ही रचना है। कहे कि आधे अधूरे किसकी रचना है। तो याद रखिएगा आधे अधूरे भी मोहन राकेश की ही रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा आपका। 73 देख लीजिए। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन जो है किसका है।
तो ध्यान दीजिएगा, यह कथन जो है आपका दंतुल का है। दंतुल कहता है कि सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ लिया है, तो ये दंतुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। गोदान के अनुसार होरी को किसने अपनी गाय दी थी? तो होरी को भोला ने क्या कर दिया था? अपनी गाय दिया था। और होरी उपन्यास कब आता है? तो 1936 में। होरी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा गोदान उपन्यास कब आती है? 1936 में। होरी उपन्यास कब लिखा गया है? 1936 में। और होरी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद है। होरी नहीं, गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। और गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। शरीर सरवर वेदी करहूँ ब्रह्मा वेद उचार प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके रचयिता जो हैं कबीरदास जी हैं। और कबीरदास की रचनाओं का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। और बीजक में 3 रचना है, साखी है, शबद है और रामायणी है। जायसी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है पद्मावत है। क्या है जी? पद्मावत है। और पूछा जाए कि पद्मावत किसका ग्रंथ है? तो जायसी का है। और इसकी भाषा क्या है? तो अवधी भाषा में ये लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर। कह रहा है माधव बहुत मिनती करितों प्रस्तुत पद किसका है? तो आप पढ़े होंगे, तो ये विद्यापति का पद पढ़े होंगे, उसमें आया है माधव बहुत मिनती करितों। ये विद्यापति का क्या है? पद है। और विद्यापति की एक रचना है, याद रखिएगा, पदावली। कहे कि पदावली किसकी रचना है? तो विद्यापति का है। और पदावली की भाषा क्या है? तो पदावली की भाषा जो है मैथिली है। क्या है? मैथिली है। अब देखिएगा रसखान की एक रचना है प्रेम वाटिका, याद रखेंगे। सूरदास का है, सूर साहित्य है, सूर सरावली है सूरदास की। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर का है कि विद्यापति की पदावली के पद अपरु के बिही आनी मेराउल खीती तल लावनी सार में अपरु का अर्थ बताना है। इस अपरु का अर्थ क्या है? तो इस अपरु का अर्थ जो है अपूर्व है। क्या है? अपूर्व है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा, विद्यापति को हम लोग मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल इनका क्या हो जाएगा? उपनाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए। 78 कह रहा है कि हिमालय कविता के आधार पर बताइए कि जो हिमालय की छाया में है उनमें क्या सास बात होती है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा कि वे किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। और हिमालय कविता किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? रचना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बताइए रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी रचना पर इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? कह रहा है 79, वह तोड़ती पत्थर कविता के पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कवि ने कहाँ देखा था? तो कवि देखे थे इलाहाबाद के पथ पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह तोड़ती पत्थर ये कविता जो है किसकी है? तो ये निराला की क्या है? कविता है। और निराला जो है छायावाद के कवि हैं। और निराला की पहली कविता क्या है? तो जूही की कली है। जूही की कली जो है निराला की पहली रचना है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 80 नंबर, तुमुल कोलाहल कविता के अनुसार शरीर क्यों थक जाता है? शरीर क्यों थक जाता है? तो शरीर जो है मन की चंचलता से क्या हो जाता है? थक जाता है। तो 80 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग देख लेते हैं। 81 कह रहा है मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, पंक्ति के कवि कौन हैं? तो इस पंक्ति के कवि जो हैं केदारनाथ अग्रवाल हैं। और ये लाइन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा। ये केदारनाथ अग्रवाल की क्या है? पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद की रचना याद रखिएगा, इनका है लहर है, कमायनी है, लहर है, कमायनी है, आंसू है और झरना है। ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, शासन की बंदूक नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है?
तो शासन की बंदूक जो है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो है नागा अर्जुन की क्या है, ये कविता है और इसका प्रकाशन जो होता है 1966 में होता है। ध्यान दीजिएगा 1968 में एक रचना आती है, उस रचना का नाम बताइए जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो उस रचना का नाम जो है चिदम्बरा है, जिस पर 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और चिदम्बरा के लिए 1968 में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा पंत जी को। क्या मिला है, पंत जी को, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह 83, जीवन की झरना कविता में निर्झर की सिर्फ एक धुन है, वह कौन सी है। निर्झर की एक ही धुन है, वह धुन जो है संघर्ष करने की है कि निरंतर चलने की है कि आराम करने की। तो इसमें बताया गया है निरंतर चलने को बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 84 देख लीजिए। 84 कह रहा है कि सब दिन करी कृपन की संगति, कबहू न किन्हो भोग, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर क वर्ण आया हुआ है, यहाँ पर भी क्या आया हुआ है, क वर्ण आया हुआ है, यहाँ पर भी क वर्ण आया हुआ है, यहाँ पर भी क वर्ण आया हुआ है। तो आप पढ़े होंगे कि जब वर्णों की आवृत्ति हो, अक्षरों की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा उनका जन्म गया बिहार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कहा जाए कि जानकी वल्लभ जी की एक रचना का नाम बताइए। जानकी वल्लभ शास्त्री का एक रचना है मेघ गीत। कहे कि मेघ गीत किसकी रचना है, तो जानकी वल्लभ शास्त्री का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 86 नंबर, गेहूँ और गुलाब निबंध के अनुसार गेहूं और गुलाब के बीच आवश्यक है। गेहूं और गुलाब के बीच क्या आवश्यक है, तो इसके बीच जो है संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 87 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि आचरण की सभ्यता निबंध कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। आचरण की सभ्यता जो निबंध है किस पत्रिका में आया हुआ है, तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, याद रखिएगा। और सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है 1903 में किसको बनाया जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब होता है, तो याद रखिएगा 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर देख लीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसा निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये तो निबंध है, पता चल गया। कैसा निबंध है, ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, ये ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 89 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि, बात सही है। शुक्ल जी का निबंध क्या है, चिंतामणि है। सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। यह चिंतामणि जो है किस नाम से प्रकाशित होता है, तो यह विचार विधि नाम से क्या होता है, प्रकाशित होता है। अगर कहे कि कविता की परख, क्या कहे कि कविता की परख जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कविता की परख जो है ये शुक्ल जी का रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी का रचना कविता की परख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 90 नंबर कह रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, तो ये जो है प्रेमचंद हैं। कौन है, प्रेमचंद। अगर आपसे कहता है कानों में कंगना, कानों में कंगना क्या है, कहानी है। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है, तो राधिका रमन प्रसाद हैं, राधिका रमन सिंह हैं, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। अगर कहता है कि तमस रचना पर किसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा भीष्म साहनी को तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए। 91 कह रहा है कि पंचलाइट किस विधा की रचना है। पंचलाइट जो है किस विधा की रचना है, तो पंचलाइट की विधा क्या है, ये कहानी है। क्या है जी, पंचलाइट क्या है, कहानी है। और कहा जाए कि यह कहानी पंचलाइट कहानी जो है किसका है, तो यह कहानी जो है रेणु जी का है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का क्या है, पंचलाइट कहानी है। और याद रखिएगा कहा जाए कि दीर्घ तपा किसकी रचना है, तो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है।
कहे कि जुलूस किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। पलटू बाबू रोड किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ऋण जल धन जल ये किसका है? रिपोताज है। ऋण जल धन जल क्या है? रिपोताज है। ये भी क्या है? रेणु का रचना है। लिखना संभव नहीं है इसलिए बोल देते हैं ताकि आप सुन के भी आपको याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। 92 नंबर कह रहा है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? याद रखिएगा, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कितने कांड है जी? कुल 7 कांड है। पहला कांड जो होगा आपका बाल कांड हो जाएगा, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा जो होगा सुंदर कांड, छठा लंका कांड हो जाएगा, सातवां उत्तर कांड हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपसे कहता है कि त्यागपत्र जो है, त्यागपत्र उपन्यास में कुल कितना अध्याय है, तो याद रखिएगा उसमें जो है 8 अध्याय है। कितना अध्याय है? 8 अध्याय है। अगर आपसे कहता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कहे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपका कंफर्म होने वाला है। चलिएगा 93 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि जूही किस कहानी की सहायक नारी पात्र है? जूही किस कहानी की सहायक नारी पात्र है? तो ध्यान दीजिएगा, जूही जो है सहायक पात्र पूछा है, तो ये कानों में कांगना की क्या है? सहायक पात्र है। 93 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, कानों में कांगना जो है कहा जाए किसकी कहानी है, तो याद रखिएगा राधिका रमन प्रसाद का। किसका है जी? राधिका रमन प्रसाद सिंह का ये रचना है कानों में कांगना। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 194 देख लीजिए। उसने कहा था कहानी के पात्र लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम था माझे। क्या था जी? माझे था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी किसकी है, तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था कहानी किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। कहे कि कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म जो है किसकी रचना है, तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। कहे कि लाल पान की बेगम किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की क्या है? रचना है। लाल पान की बेगम किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 95 नंबर देखिए। कहानी का प्लॉट, कहानी में किसका नाम अनमिल आखर अर्थ न जापू था? तो ये जो था मुंशी जी का था। क्या था जी? मुंशी जी का नाम था। तो 95 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए आप बताइए, कहानी का प्लॉट जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा ये जो है शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। और शिवपूजन सहाय का एक उपन्यास का नाम बता दीजिए। तो इनके उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। क्या है जी? देहाती दुनिया। क्या कि देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? तो शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 96 नंबर। चीफ की दावत क्या है? कहानी है। इसके नायक कौन हैं? तो इसके नायक का नाम है सामनाथ। कौन है जी? सामनाथ है। और याद रखिएगा चीफ की दावत कहानी जो है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। इतना चीज़ याद रखिएगा। और इसके नायक कौन है जी? सामनाथ हैं। भीष्म साहनी को क्या मिलता है जी? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस रचना पर? तमस रचना पर भीष्म साहनी को क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 97 देख लीजिए, रिपीट ही है ये भी। शरीर सरवर वेदी करहूँ ब्रह्मा वेद उचार प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है कौन है? तुलसीदास। क्योंकि 2 बार क्या हुआ? ये रिपीट हो गया है। अब देखिएगा जायसी की रचना क्या है? जायसी की रचना जो है पद्मावत है। और पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में लिखा गया है। तुलसीदास की एक रचना है जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है। तुलसीदास की रचना है। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। याद रखिएगा। और बीजक में 3 रचना है, साखी, शबद और रमैनी। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं 98। मैला आंचल उपन्यास में चलबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया है? तो चलबाज लड़की का जिक्र जो है किसके लिए किया गया है? कुसुमी के लिए किया गया है। कुसुमी, ऑप्शन नंबर बी। और आप बताइएगा कि मैला आंचल की विधा क्या है? तो उपन्यास है। और मैला आंचल किसका उपन्यास है?
तो ये जान लीजिए कि मैला आंचल जो है रेणु का उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। और मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1954 ईस्वी है। अब देखिएगा रेणु का कुछ रचना देख लीजिए, जैसे कहे कि दीर्घतपा जो है किसका है, तो रेणु का है। कहे कि जुलूस किसकी रचना है, तो ये भी क्या है, रेणु का है। कहे कि पलटू बाबू रोड ये किसकी रचना है, तो फणीश्वरनाथ रेणु का रचना है। इनके एक और रचना फेमस है, क्या है, ऋण जल धन जल, ये रिपोर्टाज है, किसका है, फणीश्वरनाथ रेणु का है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 99 देख लीजिए। मैला आंचल उपन्यास में बलदेव जी को किस काम से छुट्टी नहीं मिलती थी, तो बलदेव जी जो थे पुर्जी बांटते थे, उसी काम से इनको छुट्टी नहीं मिलती थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। 100 नंबर। दोनों ओर प्रेम पलता है कविता साकेत के किस सर्ग से है। ये साकेत से ये कविता लिया गया है, दोनों ओर प्रेम पलता है, तो साकेत के किस सर्ग से आपको बताना है। तो ये साकेत के नवम सर्ग से है। कहाँ से है, नवम सर्ग से है। और ध्यान दीजिए दोनों ओर प्रेम पलता है, ये किसकी कविता है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। किसकी कविता है, मैथिली शरण गुप्त की कविता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आप बताइए कि ये मैथिली शरण गुप्त को जो राष्ट्र कवि का जो सम्मान मिला है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का जो सम्मान मिला है वो किस रचना पर मिला हुआ है। तो याद रखिएगा इन्हें भारत भारती रचना पर जो है राष्ट्र कवि का क्या मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला हुआ है। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने इनको क्या बोला था, राष्ट्र कवि कहा था। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।